Welcome to the Drisha Conceptual classes for Science and Mathematics. Today I am going to start the new chapter of class 9, that is chapter number 8, motion. Okay? Motion का मतलब क्या होता है? Motion का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है? जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं मोशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्री की बात लूँ, ठीक है, या प्लांट की बात लूँ, आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो पॉटेड होंगे, ठीक है, आप उस प्लांट को देखते हो, सुबह मॉर्निंग में उठ के देखते हो, वो वहीं पे खड़ा है, ठीक है. अब 1 आवर के बाद देखते हो स्टिल इट इज एट द सेम पोजीशन. 2 आवर्स के बाद देखते हो स्टिल एट इज दैट सेम पोजीशन, ठीक है. जैसे आपका गार्डन है ये, यहाँ पे आपने एक ट्री लगाया हुआ है, ठीक है. 1 आवर के बाद देखते हो आप यहीं पे है ट्री. 2nd आवर के बाद देखते हो आप ट्री यहाँ पर है. 3 आवर्स के बाद देखते हो ये ट्री यहीं पर है. तो इस ट्री की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही. 1 आवर के बाद भी यही था, 2 आवर के बाद भी यही था, 3 आवर के बाद भी यही था. तो हम कह रहे हैं ट्री इज नॉट मूविंग, ठीक है. तो ये मूव नहीं कर रहा है, इट इज नॉट इन मोशन. तो मोशन में हम कब बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तभी हम उसको क्या बोलते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है. अगर हम टाइम के साथ वो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम नहीं बोलेंगे कि वो मूवमेंट में. हम कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. After 1 hour, it is at the same position. After 2 hours, it is also at that same position. After 3 hours, it is also still at that position. It means it is not changing its position. ठीक है. तो मोशन जो होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस होते हैं. मोशंस को आप फील भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है. बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, आप स्काई के एक पार्ट में आप बर्ड्स को देख रहे हो. इट इज फ्लाइंग. आफ्टर अ मूवमेंट इट रीचेज इनटू द अदर पार्ट ऑफ द स्काई. तो इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद इन अ मूवमेंट. इट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्काई टू द अदर पार्ट ऑफ स्काई. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज इन मोशन. फिश स्विम कर रही है, ठीक है. ब्लड हमारी विंग्स में फ्लो कर रहा है तभी तो हम मोशन में कह रहे हैं ना उसको. अदरवाइज हम कैसे बोलेंगे कि वो मोशन में है, ठीक है. एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, ये सब मोशन में. जैसे अगर हम अर्थ की बात करें, हम बोल रहे हैं कि हम हमेशा बोलते हैं अर्थ जो है अपनी ऑर्बिट पे रोटेट करती है और सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है, ठीक है. तो क्या हम अर्थ की मूवमेंट को फील कर सकते हैं? मैं यहाँ पे अभी खड़ी हूँ, कैन आई फील दैट अर्थ इज मूविंग? नो. अभी मैं डायरेक्टली उसको फील नहीं कर सकती कि आई एम मूविंग. अगर अर्थ मूव कर रही है तो मैं भी मूव होनी चाहिए, ठीक है. आई ऑल्सो मूव अलॉन्ग विद द अर्थ, बट इट इज नॉट ट्रू, ठीक है. मैं 1 आवर के बाद भी यही थी, 2nd आवर के बाद भी यही थी, ठीक है. स्टिल आई एम सेइंग अर्थ इज मूविंग. तो उसके लिए मुझे इनडायरेक्ट एविडेंसेस देने पड़ेंगे कि अर्थ इज इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ सीजन. समर आता है, विंटर आता है, फिर ऑटम आता है, ठीक है. डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन कम्स. डे एंड नाइट होता है. अगर डे एंड नाइट पॉसिबल क्यों है? बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग, ठीक है. अर्थ इज रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग. सीजन इसलिए चेंज हो रहे हैं, ठीक है. अगर आप सबको पता है ये डे नाइट क्यों आता है, क्योंकि अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है. जब सन के पार्ट से लाइट रिसीव होती है तो डे होता है. देन दैट पार्ट डज नॉट रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन, दैट पार्ट इज कॉल्ड नाइट, ठीक है. तो वो कब पॉसिबल है? जैसे अगर मैं बोलूँ दिस इज सन, ये मैं बोल रही हूँ ये सन है, अर्थ यहाँ पर है, ठीक है. राइट नाउ अर्थ इज रिसीविंग that part of earth is receiving sunlight, that part is not receiving. तो ये वाला night हो गया और यहाँ पे day हो गया. A and B. After some time, if it is revolving, due to revolution, A part will go on this side and B part will go on this side. And now this part will receive light, but this part is not receiving light. Now here the night will come and here day will come. ठीक है. अब A पे night भी हुआ, A पे day भी हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ ने अपनी पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है. उसके पार्ट्स ने अपनी पोजीशन चेंज करी, तभी हम बोलते हैं कि अर्थ जो है मोशन में. तो दिस इज इनडायरेक्ट एविडेंसेस. एयर अगर आप देखो, एयर को आप फील कर सकते हो लेकिन आप देख नहीं सकते कि एयर मूव कर रही है. देखने के लिए आप क्या करते हो? अगर स्ट्रॉम आती है तो एकदम से लीव्स, डस्ट, वो सब उड़ता हुआ आपको दिखाई देता है ना. अगर एयर स्ट्रांगली फ्लो नहीं करती, विंड फ्लो ब्लो नहीं करती, तो क्या आपको वो उड़ता हुआ दिखाई देता? नहीं दिखाई देता, ठीक है. अगर एयर में आप अपने क्लोथ्स को हैंग आउट करते हो तो इट इज फ्लाइंग टू एंड फ्रो ऑन द वायर, ठीक है. अगर एयर विंड ब्लो नहीं करती, एयर फ्लो नहीं करती, तो वो आपको क्या मूव करते हुए दिखाई देते? इट इज स्टिल दिखाई देते, ठीक है. तो वो उनकी डस्ट की, डर्ट की मूवमेंट की
वजह से आप कहते हो कि जो एयर है मूव कर रही है, क्योंकि डस्ट एंड डर्ट्स आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सो अपने आप मूव नहीं कर सकते। तो दीज आर द इनडायरेक्ट एविडेंसेस जिससे हम बोल रहे हैं कि मोशन जो है वो हो रहा है। तो मोशन में बेसिकली सब एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक सर्टेन टाइम पीरियड पे उसकी पोजीशन ए बी थी, आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन चेंजेस फ्रॉम बी टू ए, उसकी पोजीशन रिवर्स होगी। ठीक है, तो वी आर सेइंग इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो एनी ऑब्जेक्ट इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को एक पर्सन देख रहा है, उसको वो मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और दूसरा पर्सन है, उसको वो सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक पर्सन को, लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, यहाँ ये दिस इज अ बस, ये एक बस है, यहाँ पे 2 पर्सन सिट है। ठीक है, one person's name is A, another person's name is B, and this bus is moving in this direction. Here trees are planted. ठीक है, यहाँ पे trees planted है outside the bus alongside the road. ठीक है, and the bus is moving. And यहाँ पे भी एक person stand है जिसका name है Dog. That bus is moving along this side. ठीक है, ए पर्सन को क्या दिख रहा है जब बस इधर जा रही है कि ट्रीज जो है दे आर मूविंग बैकवर्ड्स। ठीक है, ट्रीज क्या हो रहे हैं, बैकवर्ड्स मूव कर रहे हैं, बट हमें पता है ट्रीज कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ट्रीज जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, बट ये वाला पर्सन, ए पर्सन इज सेइंग ट्रीज आर मूविंग बैकवर्ड्स, लेकिन ट्रीज तो रेस्ट पे। अब नेक्स्ट जो बी है, बी पर्सन को ए पर्सन क्या दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे। क्यों रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आफ्टर जब वो बस में बैठे थे एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन दे आर सिटिंग इन द बस, वो यहीं पे बैठा था, इस सीट पे बैठा था। आफ्टर 1 hour इट इज स्टिल सिटिंग एट दिस पोजीशन, आफ्टर 2 hours इट इज ऑल्सो स्टिल एट दिस पोजीशन। तो इसीलिए बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज नहीं हुई। बी अपने आप को रेफरेंस ले रहा है, बी अपने कॉन्टेक्ट में देख रहा है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, अभी भी नहीं बैठा हुआ है, 2 घंटे भी बाद भी नहीं बैठा हुआ है, तो उसको ये पर्सन क्या दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो सी पर्सन खड़ा है, सी पर्सन को ए एंड बी दोनों अलोंग विद द बस दे अपीयर टू बी इन मोशन, क्योंकि उनकी पोजीशन अभी यहाँ थी, आफ्टर 1 hour, आफ्टर 2 minutes उनकी पोजीशन यहाँ पे थी, बस इज रीचिंग हियर। ठीक है, तो उनकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इस पर्सन के लिए रेफरेंस पॉइंट ये था, ये वाली जगह थी, क्योंकि इस जगह से वो अब इस जगह पे पहुंच गए हैं। ठीक है, उसने अपनी पोजीशन क्या की है, चेंज की है, इसीलिए इस पर्सन को क्या लग रहा है कि दे आर रिटन मूविंग, ए भी मूविंग में, बी भी मूविंग में है। ठीक है, एंड बस भी मूव में। अब देखो, बी के लिए ए स्टेशनरी था, बट सी के लिए ए मूविंग है। तो हम लोगों का जब रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है तो व्यू पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फॉर दिस बी पर्सन, ये जहां पर बैठा हुआ है, दिस सीट इज अ रेफरेंस, क्योंकि उसे वो सीट हर बार दिखाई दे रही है। एंड फॉर दिस सी पर्सन, दिस पोजीशन वेयर द बस वाज स्टैंडिंग इनिशियली, दिस वाज द रेफरेंस। ठीक है, तो जब रेफरेंस चेंज हो रहा है तो मोशन का पर्सपेक्टिव भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इन पर्सन्स के लिए ट्रीज क्या है, मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ हर, जैसे अब हमने डिस्कस किया कि फॉर बी ए इज एट रेस्ट, फॉर सी ए एंड बी बोथ आर मूविंग अलोंग विद द बस, एंड टू ए एंड बी ट्रीज आर मूविंग बैकवर्ड्स। तो यहाँ पे सबके रेफरेंसेस पॉइंट क्या है, अलग अलग है, इसीलिए मोशन को व्यू करने का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है, अलग है। सी के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, दिस लोकेशन वेयर द बस वाज स्टैंडिंग इनिशियली। ठीक है, फ्रॉम लाइक दिस इज अ पोजीशन। ठीक है, अब वो बस में यहां से पहुंच के यहाँ पहुंच गया है थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो उसकी पोजीशन पहले बस की यहाँ पे थी, अब यहाँ पर है। इट मीन्स इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो इसीलिए हम ये बस क्या बोलेंगे, इट इज इन मोशन। अब ट्रीज जो है इनको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं बैकवर्ड्स, बट ट्रीज हमेशा रेस्ट पे होते हैं। फॉर दैट ए एंड बी रेफरेंस इज देयर बस इटसेल्फ, क्योंकि उनकी बस की पोजीशन चेंज हो रही है, उनकी बस की
जा रही है इसलिए उनको ट्रीज क्या लग रहे हैं, पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बस इज मूविंग फॉरवर्ड लेकिन ट्रीज वहीं पर है, तो दे आर लैगिंग द ट्रीज, वो ट्रीज को क्या कर रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, ट्री से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें क्या लग रहा है, ट्रीज आर मूविंग बैकवर्ड्स। तो जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है वैसे वैसे मोशन का व्यू ऑफ पॉइंट भी चेंज होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोशन। जो मोशन होता है बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन हम लोगों को इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव टू स्टडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लिटिल बिट अबाउट मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, हमें ये पढ़ना है। मोस्टली हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ हमें मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन से क्या होता है, हमारा डिस्क्रिप्शन इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ पर है, ठीक है, मेरे घर के पास एक रिमोट लोकेशन, सपोज कोई बेकरी शॉप है, सपोज एवरबेक है, ठीक है, तो मैं सबको क्या समझाऊंगी, यू विल कम in the north direction of Everbake and walk 1 kilometer, you will find my house, you will find my society, ठीक है। तो मैंने एवरबेक को क्या बोला, रेफरेंस पॉइंट लिया, मैंने उसको ओरिजिन लिया और उसके रिस्पेक्ट में मैंने अपने घर की लोकेशन समझाई, उसके रिस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन समझाई कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट से क्या होगा, एवरीबडी विल लोकेट एवरबेक इजिली, क्योंकि उनको पता है एवरबेक कहाँ पर है, ठीक है। एवरबेक पहुंच के जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करना इजी है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हम चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, कि हमारे लिए क्या रेफरेंस पॉइंट इजी है, ठीक है, किस रेफरेंस पॉइंट को लेके हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये एक विलेज है, वहां पे रेलवे स्टेशन, स्कूल, ग्रोसरी, हॉस्पिटल और बस स्टैंड है, मुझे सबकी लोकेशन बतानी है कहाँ पर क्या लोकेटेड है। तो व्हाट विल आई से, एवरीबडी नो वेयर इज रेलवे स्टेशन, बट सब किसी को स्कूल, हॉस्पिटल, ग्रोसरी, बस स्टैंड नहीं पता, लेकिन रेलवे स्टेशन सबको पता है। तो व्हाट विल आई से दैट इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन, इफ यू विल गो इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड वॉक 2 kilometers, you will find a school. And if you will walk towards east direction and walk 5 kilometers, you will find an hospital. And then if you're moving in the south direction of 0.5 kilometers, you will find the bus stand. And in the west direction, if you will move 1 kilometer, you will find the grocery shop. तो हमने यहाँ पे क्या लिया, विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन मैंने सब जगह की लोकेशन समझा दी। अगर मैं बोलती स्कूल से आप ग्रोसरी शॉप जाओ, ठीक है, तो उसको किसी को रास्ता नहीं पता, ठीक है, कोई अननोन है, तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बताना। लेकिन अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट जो उसको पता है उसके रिस्पेक्ट में मैंने मोशन एक्सप्लेन किया कि तुम्हें यहाँ 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 जाना है, लोकेशन एक्सप्लेन की, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। तो मोशन में जब भी हम किसी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन बताते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट जरूर कंसिडर करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में ही हम देखते हैं कि मोशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। Now we are going to discuss about the motion along a straight line. Motion along a straight line का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं और उसको देख के हम लोग समझेंगे व्हाट यू मीन बाय मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। वहां से आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी समझेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट O विच इज एट 0 kilometer, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट लिया है। रेफरेंस पॉइंट मतलब यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल अभी क्या होगा, 0 kilometer, क्योंकि यहाँ से उसने काउंट करना स्टार्ट किया है, तो इट वुड बी अ 0 kilometer, इट विल बी एट अ पॉइंट 0 kilometer, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग किलोमीटर, बिकॉज दिस इज अ लाइन ऑफ किलोमीटर, तो एवरी न्यूमेरिकल वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द किलोमीटर। नाउ आई एम सेइंग द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम O to A through C and B. Why I am saying through C and B? Because we are saying that the object, we want to show that object is moving along a straight line. अगर मैं बोल रही हूँ O से A पहुंच रहा है, वो ऐसे भी पहुंच सकता है, ऐसे भी पहुंच सकता है, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा।
बट आई एम सेइंग इट इज मूविंग अलोंग सी एंड बी। सी एंड डी को क्रॉस करके वो ए पे पहुंच रहा है, तो सी एंड बी को क्रॉस करके ए पे पहुंचेगा, तो इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड देन इट विल कम बैक टू सी। ठीक है, इट इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए, देन इट इज कमिंग बैक टू सी। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है, उसकी टोटल लेंथ क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। अब इस केस में उसने कितना पाथ कवर किया, वो कैसे गया? देखो, ओ से ए गया, फिर ए से सी आया, तो उसने पाथ कितना कवर किया? दिस प्लस दिस, इतना पाथ कवर किया, तो ये कितना होगा? ओ ए प्लस ए सी। अब ओ ए कितना है? 60 किलोमीटर, प्लस ए सी कितना है? ये कितना है? देखो, दिस इज कंप्लीट 60 एंड दिस इज कंप्लीट 25। ओ से सी कितना है? 25। इस पूरी लाइन में से अगर हम दिस मच सबट्रैक्ट कर दे तो वी विल गेट दिस मच। लाइक ये पूरा 60 का बना हुआ है, दिस इज कंप्लीट 60। मुझे यहां तक डिस्टेंस निकालना है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इस पूरे में से अगर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूं तो ये आ जाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, इस पूरे पार्ट में से इस पार्ट को सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 60 प्लस 60 में से 25 किलोमीटर आई हैव टू सबट्रैक्ट एंड आई गेट 60 प्लस 35, दैट इज 95 किलोमीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 95 किलोमीटर ट्रैवल किया। नाउ द न्यू टर्म फॉर यू ऑल इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट, या जहां से आपने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या था? ओ, ठीक है, क्योंकि यहां से उसने मूविंग स्टार्ट किया था, दिस वाज अ रेफरेंस पॉइंट। और उसका फाइनल मोशन कहाँ फिनिश हुआ था? सी पे, तो दिस वुड बी योर फाइनल पॉइंट एंड दिस वुड बी योर इनिशियल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यू हैव टू राइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, FP मीन्स फाइनल, you need to write full form, not FP and IP। ठीक है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है? OC, विच इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या हो गया? 95 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 25 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग मैग्नीट्यूड, देखो डिस्टेंस में हमें मतलब नहीं है कि वो उसने पाथ कवर किया, जस्ट हमें लेंथ निकालनी है। हमें ये मतलब नहीं है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें जस्ट जितना जितना पाथ कवर करता जा रहा है उतनी उतनी लेंथ उसको ज्वाइन करते जाना है। तो दिस हैज ओनली नंबर। ठीक है, बट इन दिस केस जब हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें कंसिडर करनी है तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, हमें डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोल दिया OC, तो इट मीन्स इट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, बट सी ऐसी साइड है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन को ध्यान में रख के आंसर्स निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, बट इसमें हमें डायरेक्शन बहुत मैटर कर रही है कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती तो हम फाइनल पॉइंट कैसे निकालते? डायरेक्शन मैटर कर रहे हैं ना, इट इज मूविंग फ्रॉम O टू A, देन E टू C। ठीक है, डायरेक्शन हमें मैटर कर रही है, C इस डायरेक्शन में इधर है। ठीक है, तभी तो हमने वो पूरा का पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने सिर्फ कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया है? दिस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एंड इस केस में ओनली मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एंड द वैल्यू विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये अभी आपको और अच्छे से अभी मैं क्लियर करती हूँ। जैसे अगर मैं फोर्स की बात लेती हूँ, यहाँ पे
एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने F1 फोर्स लगाया विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और यहाँ पे मैंने F2 फोर्स लगाया विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इसमें नेट फोर्स, ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसके ऊपर कितना फोर्स नेट लगेगा, 10 इधर से लग रहा है, 5 इधर से लग रहा है, तो ये वाला 5 न्यूटन इसके 5 न्यूटन को बैलेंस करने में नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि जितना वो फोर्स लगा रहा है, जितना वो हिम्मत लगा रहा है, स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, उसको नलिफाई करने के लिए इधर से 5 न्यूटन उसको कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना, 5 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में बचेगा, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है। तो किस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, दैट इज ऑफ 5 न्यूटन एंड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे फोर्स के केस में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बहुत मैटर कर रही है कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स हम लगा रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा किधर कितना फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट किस साइड मूव कर रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, बताओ वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है फोर्स ऊपर से लग रहा है या नीचे से लग रहा है या साइड से लग रहा है, तो हमेशा डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी फोर्स के केस में। तो इसीलिए फोर्स क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इस एग्जाम्पल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो हम ये क्या बोलेंगे, 25 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, इतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि वो ईस्ट के डायरेक्शन में कितना मूव करा है, उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, 25 किलोमीटर, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस तो हमने बोल दिया ना, इट इज 95 किलोमीटर, हमें उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले वो ए से ए गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया, तब वो वेस्ट डायरेक्शन में आया। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ कैलकुलेट किया कितना उसने टोटल पाथ कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैं बता रही हूँ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हुई है। डिस्टेंस में मैं नहीं बता रही ना कि वो फाइनली इधर पहुंचा है, डिस्टेंस में मैं ये नहीं बता रही कि वो इतना डिसलोकेट हुआ है, उसकी पोजीशन इतनी चेंज हुई है। डिस्प्लेसमेंट में हम स्पेसिफाइंग कि वो अपने रेफरेंस पॉइंट से 25 किलोमीटर दूर खड़ा है। ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस में आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि वो 25 किलोमीटर दूर खड़ा है, बस डिस्टेंस में मैं ये बोल रही हूँ कि उसने इतना टोटल पाथ कवर किया है, किधर से गया किधर से पहुंचा वो मैटर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट में वो मैटर नहीं कर रहा, उसने कौन सा पाथ लेके ट्रैवल किया है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ ये मैटर कर रहा है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। लाइक अगर वो ओ से सी ऐसे पहुंच रहे हैं इन सेमी सर्कल, ऐसे पहुंच रहे, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ओ से सी, मतलब उसने उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट कितनी चेंज हुई है, कितनी चेंज हुई है, इतनी चेंज हुई है 25 किलोमीटर। बट इस केस में अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगी कितना पाथ कवर किया है, तो मुझे इस पूरे की क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ, क्योंकि वो इस रास्ते से गया है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हैज only magnitude, therefore it is known as scalar quantity, and displacement has magnitude and direction both, therefore it is known as vector quantity. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में यही डिफरेंस होता है। यू कैन गिव द एग्जांपल्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वर्क काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं इज इम्पोर्टेंट, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लाइक मैं इस वॉल को पुश कर रही हूँ, चाहे ये वॉल पुश नहीं हो रही, लेकिन मेरी एनर्जी लग रही है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू वर्क, मेरी एनर्जी कुछ लग रही है, इसीलिए वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मास और वेट, हम पूरी यूनिवर्स में मास कांस्टेंट रहता है बट वेट चेंज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेट जो होता है वो अर्थ किस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो वेट जो होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास है कि ऑब्जेक्ट में कितना उसके अंदर मैटर है, वो कहीं पे भी खड़ा हो उसका मास हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मास एंड वेट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो बहुत सारी क्वांटिटीज है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि
किस में हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और किस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जब हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता तब हम स्केलर बोलते हैं, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी मतलब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू दिस एग्जांपल अगेन कि वो O से A गया, A से B गया। ठीक है, आई एम रबिंग दिस, आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ था, 95 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना निकला था, 25 kilometers. Now, consider other type of motion that object is moving from O to A then A to B. तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाथ कितना कवर किया उसने, O से A गया दैट इज 60 और A से B आया, तो A से B कितना होगा 60 माइनस 35। इस पूरे में से इतना निकाल दोगे तो इतना ही तो उसका डिस्टेंस कवर हुआ ना, दैट इज दिस। तो 60 प्लस 25 दैट इज 85 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, उसकी पोजीशन कितनी थी, ओ कितनी थी, ओ थी। अब ओ से वो कहां पहुंचा है, नाउ ही इज रीचिंग ओ से बी, तो दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। किसी भी पाथ से आया है, डिस्प्लेसमेंट में कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है वो किस पोजीशन पे है। तो इसके बीच में इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ओ एंड बी के बीच में 35 कितना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे ईस्ट लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है हम इसी डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ कंसिडर थर्ड केस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज वाज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, नाउ आई एम कंसिडरिंग द थर्ड केस। Now object is moving from O to B, ठीक है, नहीं not O to B, now object is moving from O to A, only O to A, वो O से A गया है, तो O से A गया तो डिस्टेंस कितना होगा, OA ही होगा, that is 60 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट दिस इज रेफरेंस पॉइंट, A वुड बी फाइनल पॉइंट की उसकी पोजीशन इतनी चेंज हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में 60 किलोमीटर ही होगा। नाउ कंसिडर द फोर्थ केस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम O to A एंड देन इट इज मूविंग बैक A to O। अब इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, वो O से A गया दैट इज OA एंड अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम A to O, देन मीन्स इट इज ट्रैवलिंग AO, तो इट वुड बी 60 प्लस 60 दैट इज 120 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वो O पे से स्टार्ट हुआ था वापस O पे आ गया, तो उसके इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इनिशियल मतलब O से A गया, A से O आया, मतलब वो डिस्प्लेस कहीं हुआ ही नहीं है, वो अभी भी यहीं खड़ा था, O से A ट्रैवल करके आने के बाद भी वहीं खड़ा है, मीन्स उसकी पोजीशन कुछ चेंज ही नहीं हुई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है 0। ठीक है, तो दिस वुड बी 0। अब नाउ आप देखो इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल है और इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, कहीं भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि हमने हर टाइप के पॉसिबल पाथवेज हमने कंडक्ट कर लिए, कहीं भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा हमें नजर नहीं आ रही और कहीं भी हमें नहीं आ रही। ठीक है, और कहीं भी हमें नेगेटिव नहीं कंसिडर हो रहा। ठीक है, डिस्टेंस जो है उसमें कहीं नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मैं ले रही हूँ O से A गया और A से वापस इधर आया, दैट इज द पोजीशन D। ठीक है, मैंने एक और पोजीशन इस साइड बनाई, तो दिस वुड बी अ पॉजिटिव डिस्टेंस, तो इधर इस साइड क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट के आगे जाओगे तो आप पॉजिटिव लोगे और रेफरेंस पॉइंट के पीछे जा रहे हो तो आप क्या लोगे नेगेटिव। तो इस केस में डिस्टेंस सपोज ये 5 ये भी 5 है, मैंने इसको क्या नोट कर लिया 5। ठीक है, लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट केस, इट इज मूविंग फ्रॉम O to A एंड देन A to D। A से कहां आ रहा है D पे आ रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, इट वुड बी OA
प्लस AO प्लस OD, क्योंकि उसने इतना पाथ कवर किया. दिस इज 60 प्लस 60, दिस इज प्लस 5, इट इज 125 किलोमीटर. बट अब डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियल पोजीशन O है एंड फाइनल पोजीशन ये है. अब इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है. अब ये इधर हमने पढ़ा है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में. ये रेफरेंस पॉइंट है, इस साइड जो होते हैं सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जब आप नंबर लाइन प्लॉट करते हो, इस साइड सारे नेगेटिव है. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नंबर लाइन ओनली. तो ओनली, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू नंबर लाइन ओनली. तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी -5. ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -5. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन क्या है, -5. उसका लोकेशन क्या है, -5. माइनस इज लोकेटिंग, माइनस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने रेफरेंस पॉइंट से इधर मूव हो गया है. अगर वो अपने रेफरेंस पॉइंट से इधर मूव होता है तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, और वो इधर मूव होता है तो हम नेगेटिव बोलते हैं. लाइक अगर ये रेफरेंस पॉइंट है वो, तो इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे. इफ इट इज मूविंग हियर नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब वो अपने रेफरेंस पॉइंट से पीछे चला गया. तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन. क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन. ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कितना होगा, -5 and this would be -0. Answer is -5 किलोमीटर. Sorry, I have written wrong. It should be displacement. यहाँ पे क्या आएगा, displacement. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की +25 मीन्स वो अपने रेफरेंस पॉइंट से आगे +25 किलोमीटर आगे है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थी +35 किलोमीटर, मतलब वो अपनी लोकेशन से प्लस है, मतलब अपनी लोकेशन से आगे 35 किलोमीटर खड़ा है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 60 है मीन्स अगेन CU3 वो अपनी पोजीशन से 60 किलोमीटर आगे खड़ा है. लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है मीन्स उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, ना वो आगे मूव किया ना वो पीछे मूव किया. लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट -5 किलोमीटर है. इट मीन्स वो अपनी लोकेशन से माइनस पीछे, माइनस का मतलब पीछे 5 किलोमीटर है इंस्टेड ऑफ आगे. तो दिस माइनस इज रेफरिंग द डायरेक्शन. दिस माइनस इज रेफरिंग द डायरेक्शन. वो हमें डायरेक्शन बता रहा है. तो फिजिक्स में प्लस और माइनस हमें डायरेक्शन की इंडिकेशन देते हैं. प्लस बोलते हैं मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, माइनस अगर मैग्नीट्यूड के आगे लगा हुआ है तो इट मीन्स डिक्रीजिंग. अगर हम बोलते हैं कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हम प्लस में लिखते हैं. अगर हम बोलते हैं कार की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस में लिखते हैं. तो माइनस इज टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट में माइनस आ गया मीन्स वो अपने रेफरेंस पॉइंट से पीछे है. और अगर डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव आया तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट से कहाँ है, आगे है. तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. आई होप अभी तक आपको समझ में आया है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है. तो इन सब एग्जाम्पल से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या फिर इक्वल होगा. कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज कि कितना हमने पाथ कवर किया है. जब आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो, इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया. यू ऑलवेज ट्रैवल समथिंग. ठीक है, आप कुछ ना कुछ हमेशा ट्रैवल करते हो. तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस की इक्वल हो सकती है बट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती. तो डिस्प्लेसमेंट, यहां से हमने क्या इंफरेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. या तो वो ये वाले साइन का मतलब है कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, और इस वाले साइन का मतलब है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम है. तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पॉसिबल होगा ही होगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता. तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल. एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, साइन इज टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा. क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ हमेशा ट्रैवल
करोगे. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. So these are the three differences between displacement and displacement. Okay, first you will write the definition that displacement is the shortest distance between initial position and the final position. Distance traveled is the total length of path covered by an object during its journey. Second point is displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. Third is displacement is always can be equal or less than to distance. It can never be greater than distance. ठीक है. और डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है. एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों पॉसिबल है, बट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है.